साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। शैक्षिक सरोकार मंच में मैं नवल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज की हमारी इस शैक्षिक लाइव संवाद का जो विषय है वो है वैज्ञानिक चिंतन और शिक्षा। तो इस विषय पर हम लोग बातचीत शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमारी चर्चा है वो किन पड़ावों से होके गुजरेगी। पूरी चर्चा की एक रूपरेखा मैं आपके साथ साझा कर लूँ ताकि आपको पता रहे कि हम किन किन पड़ावों से होकर गुजरने वाले हैं आज की चर्चा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे वैज्ञानिक चिंतन होता क्या है, लेकिन उससे पहले भी चर्चा करेंगे कि हमें आज इस वैज्ञानिक चिंतन और शिक्षा के मुद्दे पर बात करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई। तो थोड़ा सा जो हमारा वर्तमान परिदृश्य है उसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वैज्ञानिक चिंतन की शुरुआत कब और कैसे हुई हमारे देश में, और इसके जो संवैधानिक प्रावधान है वो क्या है। उन्हें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि उनका जुड़ाव हमारी शिक्षा से और हमारे वैज्ञानिक चिंतन दोनों से है। तो हमें थोड़े संवैधानिक प्रावधानों की भी चर्चा यहाँ पर करनी है। उसके बाद हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, जैसे कि हमारे पौराणिक ज्ञान होता है, हमारे पुराणों का और वेदों और शास्त्रों का ज्ञान होता है। क्या उसी तरह वैज्ञानिक ज्ञान भी स्थायी होता है और क्या वो स्थायित्व का दावा करता है। और फिर थोड़ा सा हम कोरोना काल में वैज्ञानिक चिंतन के मुद्दे पर बात करेंगे कि अभी वैज्ञानिक चिंतन की स्थिति कैसी है, और ये भी चर्चा करेंगे कि हम कब कह सकते हैं कि हमारे अंदर वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो गया या हम वैज्ञानिक चिंतन करने लगे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मत और राय, इन दो चीज़ों में भी फर्क को हम समझने की कोशिश करेंगे, और वैज्ञानिक चिंतन का शिक्षा से क्या जुड़ाव है और वैज्ञानिक चिंतन में बाधक तत्व क्या क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज की चर्चा में। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि किस तरह से हम लोग आज की पूरी वार्ता में चर्चा में आगे बढ़ने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि सबसे पहले वैज्ञानिक चिंतन पर बात करने की जरूरत आज हमें महसूस क्यों हुई। शैक्षिक सरोकार मंच से ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देखें कि हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है, इस परिदृश्य में आप देखेंगे कि अभी वर्तमान हालातों में जो विभिन्न प्रकार के बयान हमारे सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं वो काफ़ी चिंता का विषय है। वो बयान ऐसे हैं जो वैज्ञानिक चिंतन को हतोत्साहित करते हैं, जो वैज्ञानिक चिंतन को फिर से पीछे धकेलने की बात करते हैं। और इन बयानों को यदि आप देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे बयान हैं, वो आप सबको भी पता है, जो समय समय पर अखबार टीवी में आप उन्हें सुनते रहे होंगे। जैसे हमारे देश के ही एक महान नेता ने ये कहा कि सबसे पहले जो सर्जरी है वो भारत में हुई थी, और कैसे हुई थी कि एक मानव शरीर पर एक जानवर का मुंह जो है, गर्दन जो है, उसके मानव शरीर, मानव धड़ पर प्रत्यारोपित किया गया था। तो ये एक बयान था जो बहुत चिंताजनक है वैज्ञानिक चिंतन की दृष्टि से। एक बयान था कि नाले की गैस से चाय बनाई जा सकती है। ये आपको पता है ये बयान किसने दिया है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। एक बयान ये भी आया कि महाभारत काल में भी इंटरनेट था। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैज्ञानिक चिंतन पर हमला है कि नहीं है। एक बयान ये भी था कि बादलों की आड़ में छिपकर आप रडार से बच सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना तर्कसंगत और कितना वैज्ञानिक बयान है। कोरोना काल में आप मूत्र या गोबर से अपने कोरोना का इलाज कर सकते हैं, ये भी हमारे नेताओं के बयान हैं। तो आप इन बयानों को मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ, मुझे पता आपको ये याद है सब, कब किसने और किस तारीख में दिया था। आप इंटरनेट पे खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं इन बयानों को सिर्फ इसलिए यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि जो वर्तमान परिदृश्य हैं उसमें वैज्ञानिक चिंतन पर बात करने की आवश्यकता और भी गंभीर रूप से हो जाती है।
एक बाबा ने कोरोना की दवाई बना दी और ये दावा किया कि हमने कोरोना की दवा बना दी। बाद में कोर्ट ने और बाकी सब ने उस बाबा को हड़काया तो उसने ये सब दावे वापस लिए और कुछ और बोलने लगे। फिर वो टरबाइन से हवा से ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है, ये अभी हाल ही का बयान हमारे एक महान नेताजी ने दिया। तो इस तरह के जो बयान हैं बहुत सारे, जिससे आप जो है एटॉमिक रेडिएशन से गोबर के बंकर बनाकर बच सकते हैं। तो हम किस सदी में जा रहे हैं वापिस, कहाँ हम जा रहे हैं, कहाँ से हम विकास करते हुए आगे बढ़े हैं? क्या हम वापिस जा रहे हैं गोबर के बंकर बनाने की तरफ एटॉमिक रेडिएशन से बचने के लिए, या हम उससे आगे जा रहे हैं, आगे प्रगति कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो हमें परेशान करती है और ये मजबूर करती है हमें बार बार वैज्ञानिक चिंतन पर बात करने के लिए। तो इसलिए आज का जो विषय है शैक्षिक सरोकार मंच में हमने वैज्ञानिक चिंतन को चुना है। ये जो वर्तमान परिदृश्य है इसमें इस विषय पर बात करना और भी जरूरी हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो वैज्ञानिक चिंतन है उस दौर में, जिस दौर में सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक चिंतन पर हमला हो रहा है और वैज्ञानिक चिंतन की बात करने वाले लोगों पर हमला हो रहा है। नमस्कार हंस जी, स्वागत है आपका। तो स्वाभाविक है कि वैज्ञानिक चिंतन की जिसने सबसे पहले बात की होगी इस देश में, उस पर भी हमले होते हैं और शायद सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एक वजह यह भी है क्योंकि उस व्यक्ति ने सबसे पहले इस देश में वैज्ञानिक चिंतन की बात की थी। आप सबको पता है वो व्यक्ति कौन है। तो यदि मैं देखूं कि वैज्ञानिक चिंतन क्या होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट होता क्या है, तो आप देखेंगे कि वैज्ञानिक स्वभाव या चिंतन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 1946 में उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस पर लगभग 14-15 पेज लिखे इस विषय पर, और 14-15 पेज में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि वैज्ञानिक चिंतन क्या है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है क्या। तो उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये वैज्ञानिक चिंतन होता क्या है। आज की परिस्थितियों में, वर्तमान संदर्भों में इसे जानने समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं नेहरू के शब्दों में यदि कहूँ कि वैज्ञानिक चिंतन क्या है, तो उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक चिंतन एक ऐसे व्यक्ति का नजरिया है जो आजाद है, आजाद इंसान का नजरिया वैज्ञानिक चिंतन है, वैज्ञानिक सोच है। तो आजाद इंसान जब वो कह रहे हैं तो ये आजाद इंसान होता क्या है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आजाद इंसान का नजरिया वैज्ञानिक चिंतन है, ठीक है, पर आजाद इंसान फिर किसे कह रहे हैं? तो आजाद व्यक्ति का मतलब वो बताते हैं कि बिना डर के चीजों को लगातार परखने की हिम्मत करना, ये आजाद व्यक्ति है। अपनी आलोचना खुद करना, अपनी आलोचना खुद करने वाला व्यक्ति आजाद नजरिए वाला व्यक्ति है, वैज्ञानिक चिंतन वाला व्यक्ति है। फिर वो आगे कहते हैं कि नए आंकड़ों तथ्यों को अपनाना। यदि आपको समय परिस्थितियों के अनुसार कुछ नए आंकड़े आ रहे हैं, नए तथ्य आ रहे हैं, नए तर्क आ रहे हैं, नए प्रमाण आ रहे हैं, तो उनको अपनाना और वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार रखना, वैज्ञानिक तरीके से अपने विचारों को परखना, हर विचार को विज्ञान द्वारा विकसित कसौटियों पर कसना और उस पर कसकर देखना, ये वैज्ञानिक चिंतन है। तो आजाद व्यक्ति कौन है? जो व्यक्ति ये सब चीजें कर रहा है वो आजाद है। पुराने सीखे हुए को अनसीखा करना, ये बहुत ही मुश्किल कौशल है, बहुत ही मुश्किल स्किल्स है ये, कि जिसमें आप डी-लर्न करते हैं। आपने जितना भी पुराना अब तक सीखा है उसे आप डी-लर्न करते हैं, अपने दिमाग से डिलीट करते हैं। ये जितना मुश्किल सीखने की प्रक्रिया है उसे अनसीखा करना उससे और कठिन होता जाता है। तो हमने जो सीखा है उसे अनसीखा करना, ये आजाद मनुष्य या आजाद व्यक्ति की एक परिभाषा में आता है। और एक ये चीज की वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है आजाद मनुष्य का दृष्टिकोण है वो कि उसमें ये चीज भी है कि जो आपने अब तक चीजों को जिस नजरिए से आप देखते आ रहे हैं, तो क्या आप अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार हैं? यदि आपको कुछ नए प्रमाण मिल रहे हैं, नए तर्क मिल रहे हैं, नए तथ्य मिल रहे हैं, तो ऐसे समय में
खासकर आज के समय में इन सब चीज़ों को बहुत गंभीरता से समझने और जानने की जरूरत है। और नेहरू ने कब इसकी बात की? 1946 में। ऐसे समय में उन्होंने बात की जब हम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे, आज़ादी का आंदोलन लड़ रहे थे और सबका ध्यान आज़ादी की तरफ था। लेकिन एक बड़ी चिंता उन दूरगामी दूरदृष्टा लोगों की ये भी थी कि जैसे ही हम आज़ाद होंगे तो हमें हमारी जो आंतरिक चुनौतियां हैं, अंधविश्वास है, पाखंड है, अशिक्षा है, गरीबी है, कुरीतियां हैं, इनसे लड़ना होगा। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां बन जाएगी आज़ादी के बाद, और बनी, और आज भी है ये चुनौतियां। तो इन चुनौतियों से पार पाने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। और शिक्षा कैसी हो फिर? तो शिक्षा का वैज्ञानिक चिंतन से क्या संबंध है, ये भी हमें समझना जरूरी है। इस पे हम लोग पहले भी बहुत सारे सत्र यहाँ शैक्षिक सरोकार मंच पे हो चुके हैं, जिनमें हम लोग ये बात कर चुके हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षा इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का समाज चाहते हैं। यदि आप वैज्ञानिक नजरिए वाला समाज चाहते हैं, वैज्ञानिक चिंतन करने वाले लोगों का समाज चाहते हैं, तो आपको शिक्षा में वैज्ञानिक नजरिए को और वैज्ञानिक चिंतन को शामिल करना होगा। तो आप देखिए कि थोड़ा सा वैज्ञानिक नजरिए की जो हिस्ट्री है उसको हम देखें तो दुनिया में जो सोवियत संघ है वो एक ऐसा पहला देश था जहां पर उन्होंने बराबरी की तरफ कदम उठाया, जहां पहली बार औरत और आदमी को मतदान देने का बराबर हक दिया गया। और उसके बाद फिर बहुत सारे देशों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया। तो और सबसे पहले सबको शिक्षा देने की बात सोवियत संघ ने की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की पहली सीढ़ी आपको दुनिया में सोवियत संघ में देखने को मिलती है। और हमारे देश में 1946 में, जैसा मैंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में 14-15 प्रश्न में वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक नजरिए की बात की। लेकिन उससे भी बड़ी बात हुई, उससे भी बड़ी घटना हमारे देश में हुई 1958 में। 1958 में हमारी संसद ने एक मत से एक प्रस्ताव पास किया जिसमें वैज्ञानिक समाज बनाने, वैज्ञानिक दुनिया का निर्माण करने की बात की गई, और ऐसी दुनिया का निर्माण करने की बात की जहां पर इंसानों में बराबरी होगी। विज्ञान और तकनीक के विभाग खोले जाने पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रस्ताव पारित किए गए और एक वैज्ञानिक समाजवाद की तरफ सोचने की दिशा में कदम बढ़ाया हमारे देश ने। तो ये बहुत ही अच्छा एक पहलू था। और उस प्रस्ताव में बहुत सारी बातें कही गई जिसमें कहा गया कि फासीवाद के तत्वों को हमें छोड़ना होगा, हमें लोकतांत्रिक देश बनना होगा पूरी तरह से, विज्ञान और तकनीकी विभागों पर ज़्यादा जोर देना होगा। तो ये सब चर्चाएं चल रही थी 1958 में। तो आप देखेंगे कि इन सब मुद्दों पर बातचीत जारी थी, विचार विमर्श जारी था, एक संघर्ष जारी था। लेकिन साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बातें कर रहे थे। तो आप देखेंगे ये स्थितियां आज भी है। जो मैंने अभी आरंभ में आपको जो वर्तमान परिदृश्य बताया, जो बहुत सारे बयान बताए हमारे राजनीतिज्ञों के, हमारे देश के नीति निर्माताओं के, हमारे देश जिनके कंधों पर हमारे देश को एक दिशा देने का भार है, जिनके कंधों पर हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का भार है, विकास करने का भार है, उसे वैज्ञानिक नज़रिया, वैज्ञानिक चिंतन और तमाम चीज़ें, अशिक्षा, गरीबी और तमाम चीज़ों की प्रति नीतियाँ बनाने का भार जिनके कंधों पर है, वो लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं देश में। तो और भी ज़रूरत हो जाती है हमें वैज्ञानिक चिंतन पर बात करने की, और इस महत्व को, इस ज़रूरत को आप समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में जो पाखंड और अंधविश्वास की जो स्थितियां हैं वो भी बराबर साथ साथ चल रही है और बहुत गंभीर तरीके से चल रही है। 1970 और 80 के दशक में जब इंदिरा गांधी का शासन था, उस समय ये चरम पर था और इसमें राजनीतिज्ञों ने भी इसको बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप देखेंगे कि उस समय बहुत सारे बाबाओं ने जन्म लिया हमारे देश के अंदर, और इन बाबाओं के सिर पर किसका हाथ था? इन बाबाओं पर के सिर पर राजनीतिज्ञों का हाथ था। और इसका उल्टा भी था कि उस समय के सारे राजनीतिज्ञों के सिर पर इन बाबाओं का हाथ था। ये बाबा भविष्यवाणियां करते थे, इन बाबाओं के आश्रमों में वो राजनीतिज्ञ नेता जाया करते थे, उनसे आशीर्वाद लिया करते थे।
तो इसको बहुत बढ़ावा दिया 1970-80 के दशक में, और उसके बाद फिर कई सारे बाबा लोग हमारे देश में पैदा हुए। जब राजनीतिज्ञ उनको आश्रय दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो पनपेंगे, और वो पनपे, और सिर्फ पनपे ही नहीं, पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने में वो अपनी अग्रणी भूमिका निभाने लगे। उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास को अपना एक व्यवसाय बना लिया, एक धंधा बना लिया, और उस धंधे में वो हमारे देश की भोली भाली जनता को, और भोली भाली जनता को नहीं, अपितु पढ़े लिखे लोगों को भी, जिनको हम सुशिक्षित कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये जो पढ़े लिखे लोग दो तरीके से उनके चंगुल में फंसते गए। एक तो उनके अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि इन बाबाओं के पीछे बहुत जबरदस्त भीड़ होती है, और आप देखेंगे कि 1970-80 के दशक के बाद हमारे देश में जो बाबा थे उन्होंने खूब अपनी पूंजी बनाई, खूब अपनी संपत्ति बनाई करोड़ों में, और अपने आश्रम बनाए, मठ बनाए, और इन आश्रमों में और मठ में एक असलहा मिला, बहुत सारे हथियार मिले। आपने बहुत सारे बाबाओं के केस सुने होंगे बीच बीच में, जब उनके यहाँ छापे पड़े तो उनकी अपनी सेनाएं मिली, उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार कर ली आंतरिक युद्ध के लिए, और आंतरिक युद्ध की जैसी स्थितियां बना दी उन्होंने। उनके ऊपर जब कार्यवाही करने के लिए पुलिस वाले गए तो पुलिस वालों को मारा उन्होंने, देश की पुलिस को उन्होंने पीटा, हत्या कर दी पुलिस के जवानों की। ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे बाबा हमारे यहाँ पनपे। और फिर क्या हुआ, ये बाबा जो है अलग अलग में से संदेश हमारे देश की जनता को देने लगे। मसलन जैसे आप समोसे के साथ हरी चटनी खाओगे तो आपको प्रगति मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी, इस तरह का पाखंड। और बहुत सारी चीजें, जैसे आपको बहुत सारे बाबा जीवन जीने की कला सिखाने लगे, जैसे हमारे देश के नागरिकों को, और किनको, हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के किसानों को वो जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। मुझे तो उल्टा लगता है कि जीवन जीने की कला हमें हमारे देश के किसानों से सीखना चाहिए, हमारे देश के मजदूरों से सीखना चाहिए। बाबाओं से हम क्या जीवन जीने की कला सीखेंगे जो जीवन से भाग चुके हैं। जो व्यक्ति जीवन से भाग गया और उसने कहीं और जाकर के अपना आश्रय बना लिया, वो मेहनत नहीं करना चाहते और लोगों को बेवकूफ बना करके धर्म और आस्था के नाम पर अपना व्यवसाय चलाना चाहते हैं, उनसे हमें जीवन जीने की कला सीखना होगा। बड़ा अजीब है ये तथ्य। और हमारे देश में ऐसे लोग, ऐसे बाबा बहुत आज महत्व पा रहे हैं। किस वजह से? राजनीतिक नेताओं के कारण से। क्योंकि राजनीति जिसको आगे बढ़ाती है, जनता उसका अनुसरण करती है, उसका अनुकरण करने लगती है जनता। तो आपको देखना होगा कि जो राजनीति हमारे देश में किस तरह से पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। कुछ बयान तो मैंने आपको अभी पढ़कर यहाँ सुनाए थे। तो आपको ये देखना होगा कि वैज्ञानिक चिंतन और ये जो वर्तमान स्थितियां हैं, इसको जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं इन स्थितियों को, उनको समझना होगा आपको। तो उनको समझने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी कि हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है इस मामले में। अब यदि संविधान वैज्ञानिक चिंतन की बात करता है तो हर एक राजनेता संविधान की शपथ लेकर सत्ता में आता है, और वो ये कहता है कि अपनी शपथ में कि वो संवैधानिक मूल्यों का पालन करेगा। तो क्या वो कर रहा है? तो भाई संविधान में तो 1976 में 1976 में एक 42वां संवैधानिक संशोधन किया हमारे देश में, और भाग 4 के 51A में, अनुच्छेद 51A में ये जोड़ा गया कि हम हमारे देश में वैज्ञानिक नजरिए का विकास करेंगे, और इस वैज्ञानिक नजरिए के विकास को पनपाने की जिम्मेदारी, इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की होगी, प्रत्येक नागरिक का दायित्व होगा। ये हमारे संविधान में कहा गया। नमस्कार रामलाल जी, स्वागत है आपका। उन सभी साथियों का जो इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं अभी, आप सभी का स्वागत है। और आप अपने कमेंट्स और सवाल जरूर यहाँ पर छोड़िए, हम उन पे भी बातचीत करेंगे। 30 से 40 मिनट हम चर्चा करेंगे, फिर बाद के 15 से 20 मिनट में हम आपके संवाद और कमेंट्स पर बातचीत करेंगे। तो आप देखिए, मैं बात कर रहा था संवैधानिक प्रावधान। तो वैज्ञानिक चिंतन को लेकर हमारे जो संवैधानिक प्रावधान है, हमने जो संविधान का भाग 4 है उसके अनुच्छेद 51 में ये जोड़ा कि प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व है कि वो पाखंड अंधविश्वास को दूर करेगा और सब में वैज्ञानिक चेतना का विकास करेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व का पहला हमारा संविधान है जिसमें ये बात कही गई है।
विश्व का। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर। तो क्या उस संवैधानिक मूल्य की शपथ लेकर के और पाखंड अंधविश्वास को फैलाना, ये अपने आप में एक बड़ा अपराध नहीं है? आपको ये चीज देखनी होगी, समझनी होगी। और जो लोग ये अपराध कर रहे हैं उन लोगों को आपको जवाब देना आना चाहिए, उन लोगों को आपको परखना आना चाहिए। तो एक तरफ हमारा जो संविधान है वो हमें वैज्ञानिक चिंतन की तरफ ले जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ ले जाता है। और जो हमारे इसके अलावा भाग 4 के अलावा भी संविधान में से बहुत से संविधान की उद्देशिका में आप देखेंगे तो एक ऐसे समाज के निर्माण पर जोर दिया गया है जहां पर न्याय हो, बराबरी हो, समता हो, पंथ निरपेक्षता हो। और पंथ निरपेक्षता एक ऐसा मूल्य है जो हमें वैज्ञानिक चिंतन की तरफ ले जाता है। आप कभी समझिए, पंथ निरपेक्षता एक बहुत बड़ी बात है। जब हमारा संविधान बन रहा था, जब इस पर हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उस तरह के जो बहुत सारे विधि के ज्ञाता थे, वैज्ञानिक चिंतन रखने वाले जो नेता थे उस जमाने के, वो संसद में विमर्श कर रहे थे कि पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है। और पंथ निरपेक्षता पर हम आज भी स्पष्ट नियम में बरगलाया जाता है। हमें इस पर कई धड़ों में बांट दिया जाता है और हम इस पे विमर्श करते रहते हैं। विमर्श करना जरूरी है, संवाद करना जरूरी है, लेकिन एक राय बनाना, एक मत बनाना और उस मत का पालन करना और उस मत पे चलना बहुत जरूरी है। तो पंथ निरपेक्षता की स्थिति क्या है हमारे देश में? पंथ निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या था? वास्तविक अर्थ ये था कि राज्य सभी धर्मों से एक समान दूरी बनाकर रखेगा। राज्य का काम धर्मों को प्रश्रय देना, आश्रय देना नहीं है। राज्य का काम है मानव कल्याण का कार्य करना, सभी व्यक्तियों को के भले के काम करना, कल्याणकारी योजनाएं बनाना जिससे सभी नागरिकों का विकास हो। ये राज्य का काम है। तो राज्य को धर्म से दूर रखा गया, सभी धर्मों से। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों से दूर रहेगा। तो ये पंथ निरपेक्षता का मुख्य अर्थ था। तो वर्तमान संदर्भों में ये अर्थ ही बदल गया है। आप देखिए कि आज हमारा जो राज्य है वो किस तरह से धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व है, हमारी सरकारें किस तरह से धार्मिक गतिविधियों में शामिल है, हमारे जो राजनेता है वो किस तरह से धार्मिक गतिविधियों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कल्याणकारी योजनाएं छोड़ दी हैं, उन्होंने सबका कल्याण छोड़ दिया है। वो अपनी एक छवि बना रहे हैं कि हम खास धर्म के मानने वाले हैं, जानकार है। और ये बहुत खतरनाक है हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। ये सबसे बड़ा खतरा है। यदि किसी लोकतंत्र के नेता की धार्मिक छवि बन जाए, धर्म विशेष के व्यक्ति की छवि बन जाए, इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। हमारे हर एक नेता को धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष नेता की छवि बनाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और हर एक नागरिक को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि वो पंथ निरपेक्ष बने। हर एक सरकार के साथ जुड़े हर एक व्यक्ति को, चाहे वो आप शिक्षक हैं, चाहे आप सरकार में किसी भी ओहदे पे बैठे हैं, तो आपका दायित्व है कि आप संवैधानिक मूल्यों को सबसे आगे रखें। अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में अपने आदर्श बनाए उन लोग मूल्यों को। और आप घर में क्या करते हैं वो एक अलग स्थिति है। ज़्यादा बढ़िया है कि दोनों में तालमेल रहे। आप जो अपनी संस्थान में जाके कर रहे हैं, सरकारी संस्थान में कर रहे हैं, वही आप घर में करें, तो उससे आदर्श स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी चूंकि संविधान आपको आज़ादी देता है अपने व्यक्तिगत चीज़ों को मानने की, तो आप घर में मानिए ना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अभी हमने शैक्षिक सरोकार मंच पे कुछ दिनों पहले एक बातचीत द्वारा सर्वे चलाया था, जिसमें हमने ये जानने की कोशिश की कि हमारे देश के कितने शिक्षक वैज्ञानिक नज़रिया रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते होंगे। हमने राय मांगी जनता की और उस राय में निकल के आया कि 0.1% से लेकर 2.5% तक टीचर हमारे देश में वैज्ञानिक नज़रिया रखते हैं। ये बहुत चिंतनीय है, ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि जब शिक्षा में काम करने वाले व्यक्तियों का ही यदि वैज्ञानिक नज़रिया नहीं होगा, वो वैज्ञानिक चिंतन नहीं करते होंगे, तो वो कैसे फिर शिक्षा में इसका प्रचार प्रसार करेंगे, वो कैसे बच्चों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और ये द्वंद्व चलता है फिर बच्चों में। आप देखिए, मेरी एक बेटी है,
वो बेटी 5 साल प्लस है, 5+ की है अभी, तो वो मेरे से एक सवाल करती है कि क्या पापा भगवान होते हैं? आप जानते हैं कि मेरा नज़रिया थोड़ा सा इन चीज़ों को देखने का बिल्कुल अलग है। तो मैं उसे हमेशा कहता हूँ बेटा कुछ नहीं होता, कोई भगवान भगवान नहीं होता। तो वह कहती नहीं होता है। मेरी मैडम कहती है स्कूल में, मेरी मैडम कहती है कि भगवान होता है, भगवान ने हमको बनाया, भगवान ने इस पूरी दुनिया को बनाया, इस ब्रह्मांड को बनाया, सृष्टि को बनाया। तो ये जो शिक्षक कह रही है, मेरी बेटी के दिमाग में ये जो धारणाएं, जो बातचीत डाल रही है, क्या मेरी बेटी इन चीज़ों को समझने के लिए वैज्ञानिक चिंतन की तरफ बढ़ेगी? वो तो वैज्ञानिक चिंतन तो वहीं मर गया। उसने वो यदि वो सोचेगी कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये दुनिया कैसे बनी, हम कैसे पैदा हुए, तो एक जवाब है भगवान ने बनाया सब कुछ। तो खत्म आपका वैज्ञानिक चिंतन। आप उस पर प्रश्न नहीं करेंगे, आप परिकल्पनाएं नहीं बनाएंगे, आप सोचेंगे नहीं, आप विचार नहीं करेंगे, तो आपको जवाब नहीं मिलेंगे। तो किस तरह से हमारे शिक्षक विद्यालयों में काम कर रहे हैं और शिक्षा का कैसे वैज्ञानिक चिंतन से संबंध है, इसे हमें देखने की जरूरत है। और आज का जो विषय है हमारा वो यही है कि वैज्ञानिक चिंतन और शिक्षा। तो शिक्षा कैसे वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दे, इस दिशा में आपको सोचना होगा। और यह हर एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, शिक्षा में काम करने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन हूँ। मैंने बीएड किया 1996 में, और मेरे बैच के जितने भी विद्यार्थी थे बीएड करने वाले, वो सब अभी राजकीय सेवा में हैं, सारे के सारे गवर्नमेंट शिक्षक हैं। मुझे जानकर भी अच्छा होता है, खुशी भी होती है कि वो सब सरकारी शिक्षक है, और मैं भी शिक्षा में काम कर रहा हूँ एक अलग माध्यम से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, और सरकारी शिक्षकों के, टीचर्स के क्षमतावर्धन के लिए हम काम करते हैं। और मुझे एक और खुशी है कि मेरे वो सारे जो साथी है वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रशिक्षण में मुझसे टकराते हैं। और हम जब संवाद करते हैं, जब हम इन मुद्दों पर बहस करते हैं, तो हमारी सोच में, हमारे नजरिए में रात और दिन का फर्क नजर आता है। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब है कि सरकारी व्यवस्था से जो व्यक्ति बैचलर ऑफ एजुकेशन होकर आ रहा है, वहां भी कुछ करने की जरूरत है, वहां भी सुधार की जरूरत है। कि जो आप बैचलर ऑफ एजुकेशन होकर आए हो, सीख के आए हो, और आप अपनी धार्मिक मान्यताओं, मतारोपणों को, अंधविश्वासों को, पाखंडों को आप छोड़कर घर पे नहीं जा पा रहे हो, उनको आप स्कूल में साथ लेके जा रहे हो, तो आप हमारे देश का किस तरह से वैज्ञानिक चिंतन बढ़ाने में मदद कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो? बच्चों की कैसे मदद कर रहे हो आप तो स्कूल में भी जाकर के वही अपने धार्मिक मतारोपण को बच्चों पे थोप रहे हो। तो एक ऐसा इंसान जो इन आरोपों को, मतारोपण को ना थोपे, इन मतों को ना थोपे बच्चों पर, एक ऐसा आदर्श शिक्षक बनने की जरूरत है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाने की जरूरत है जो हमें वैज्ञानिक चिंतन की तरफ ले जाए। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी बात की। अब एक हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारा जो वैज्ञानिक ज्ञान होता है या विज्ञान का ज्ञान होता है वो स्थायी होता है, जैसे कि पौराणिक ज्ञान होता है? आप देखिए, वेदों में, कुरान में, हदीस में, बाइबिल में, और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो चीज़ें आज से हजारों साल पहले लिखी गई थी, वो कभी अपडेट नहीं हुई। उन्हें कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता अपडेट करने की, समय परिस्थितियों के अनुकूल। वो तो कहते हैं कि ये ज्ञान शाश्वत है, सत्य है, स्थायी है। तो आप कैसे फिर विज्ञान की तरफ बढ़ेंगे यदि आप उसे शाश्वत मानेंगे, सत्य मानेंगे? एक तरफ आप चांद पे पैर रख के आ गए हैं, एक तरफ आप जो है चांद को देवता समझ कर पूज रहे हैं, एक तरफ आप सूर्य को अर्धे देवता समझ कर दे रहे हैं, एक तरफ आप जो है हमारे जो ग्रह हैं उन ग्रहों को देवता समझ के पूज रहे हैं। आप सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को राहु केतु से जोड़कर देखते हैं। तो आप कैसे वैज्ञानिक चिंतन की तरफ बढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को, इन घटनाओं को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। जितने भी प्राकृतिक घटनाएं, खगोलीय घटनाएं होती हैं, उनको आपको वैज्ञानिक नजरिए की रोशनी में आपको उनको समझना होगा, परखना होगा। यही वैज्ञानिक नजरिया है, यही वैज्ञानिक चिंतन है। आप अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को कैसे देखते हैं? तो विज्ञान क्या है? हम वैज्ञानिक चिंतन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको भी समझे कि विज्ञान होता क्या है। देखिए, विज्ञान हमारे जो प्रकृति में जितनी भी घटनाएं घटित होती है, प्राकृतिक घटनाएं, उन घटनाओं को व्याख्यायित करता है, उन घटनाओं के नियमों को खोजता है,
उनके बारे में रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, शोध करता है। तो जैसा रामलाल जी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान कभी स्थायी नहीं हो सकता, निश्चित रूप से वैज्ञानिक ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता। इसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको अभी इस चर्चा के दौरान। विज्ञान जो है कभी भी 100% का दावा नहीं करता। विज्ञान हमेशा लगभग सत्य है की बात करता है। विज्ञान अपने सिद्धांतों को कभी अटल और शाश्वत नहीं मानता। वो कहता है कि अभी तक के जो प्रमाण हैं, जो ज्ञान है, जो जानकारियां हैं, जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, वो ये सिद्ध करते हैं कि ये सिद्धांत है। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये जानकारियां बदल जाए, ये प्रमाण बदल जाए, ये तथ्य बदल जाए और ये सिद्धांत बदल जाए। तो विज्ञान कभी भी सिद्धांतों की सत्यता की भी वकालत नहीं करता। और विज्ञान हमेशा अपने ज्ञान को, अपने तथ्यों को जांचता रहता है, परखता रहता है। और इसी तरह हमको एक वैज्ञानिक नजरिए वाला व्यक्ति बनना है, इंसान बनना है, तो हमें हमारे ज्ञान को जांच के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। हमारी जानकारियों को जांच के लिए, सवालों के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। तो जैसा रामलाल जी कह रहे हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक ज्ञान कभी स्थायी नहीं हो सकता, ये बहुत सत्य बात है। बिल्कुल नहीं होता। विज्ञान की ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो बदल गए। किसी जमाने में सत्य माने जाते थे लेकिन वो बदल गए। तो क्या इस तरह से धार्मिक तथ्य, धार्मिक घटनाएं, धार्मिक ग्रंथ जो कहते हैं वो चीजें बदली? और क्या उनको मानने वाले लोग बदले? शायद नहीं। इसके मैं 2-4 उदाहरण देता हूं आपको। जैसे एक धार्मिक ग्रंथ में लिखा हुआ है, और आज भी लिखा हुआ है, कि ये सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जब ये सिद्ध किया कि नहीं, ये तो हमको तो कुछ उल्टा लगता है, हमको तो लगता है पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सूर्य तो स्थिर है। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम धार्मिक ग्रंथों की अवहेलना नहीं कर सकते, तुम गलत बोल रहे हो। तो उनकी जान के लाले पड़ गए, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। कई सारे लोगों को तो मौत के घाट उतार दिया गया इस तरह का सत्य बयान करने पर। और आज भी स्थितियां हैं। आज भी जब आप वैज्ञानिक सत्य बोलते हो तो आपको हिम्मत करना पड़ता है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि वैज्ञानिक नजरिया, वैज्ञानिक चिंतन वाला व्यक्ति एक आजाद व्यक्ति होता है। और आजाद व्यक्ति मतलब सत्य को कहने की हिम्मत करने वाला व्यक्ति। वैज्ञानिक तथ्यों को, सत्यों को अपनी जान पर खेल करके भी आपको व्यक्त करना पड़े तो वो व्यक्त करने वाला व्यक्ति, वो आजाद व्यक्ति है, आजाद नजरिए वाला व्यक्ति है, वैज्ञानिक चिंतन वाला व्यक्ति है। तो इस चीज को आपको समझना, आपको सत्य कहना आना चाहिए। तो लोगों ने माना कि हाँ, वास्तव में पृथ्वी चक्कर लगाती है, सूर्य नहीं लगाता है। आज से हजारों साल पहले जो अफ्रीकी कबीले थे उनमें यह माना जाता था कि यदि किसी दिन, अगले दिन सूर्य नहीं निकलेगा, क्योंकि सूर्य यदि नाराज हो गया तो उसके लिए रोज वो एक व्यक्ति की बलि देते थे। रोज शाम को एक व्यक्ति की बलि देते थे ताकि अगले दिन सूर्य के दर्शन कर सके। एक दिन वो बलि देना भूल गए। सब बड़े व्याकुल थे, व्यथित थे। पता चला कि आज तो बहुत ही गजब हो जाने वाला है, ये अंधेरा ही अंधेरा रहेगा क्योंकि सुबह सूर्य नहीं निकलेगा, आज किसी व्यक्ति की बलि नहीं दी गई है। और उन्होंने देखा कि सुबह सूर्य तो निकला अपने समय से, सूर्योदय हुआ, रोशनी हुई। तो पता चला कि हाँ, इसका तो बलि से कोई संबंध ही नहीं है सूर्योदय का, इसका तो अपना एक वैज्ञानिक कारण है पूरा दिन रात बनने का। रात होती है, दिन होता है। तो इन चीजों को जब वो समझने लगे तो ये बलि प्रथा खत्म की गई। और आज भी मेरे एक मित्र हैं जिनके घर में गया तो उनके बेटे ने मेरे से एक सवाल पूछा कि अंकल ये बताइए कि ये रामायण देखा मैंने और बहुत सारी चीजें मैंने देखी पढ़ी, तो ये कहा जाता है कि ये पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है, तो मेरा सवाल आपसे, शेषनाग कहाँ टिका है? तो मैंने कहा बेटा ये तो थोड़ा बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया, क्योंकि आपकी उम्र अभी 5-6 साल है और आप ये सवाल पूछ रहे हो, ये मुझे खुशी हुई कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका जवाब बिल्कुल आपको मिलना चाहिए। तो मैंने उसे ये सोचने के लिए कहा कि देखिए, आप खुद सोचिए कि जब पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है तो शेषनाग कैसे पृथ्वी पर टिके हो सकते हैं? और फिर लोग ये भी कहते हैं कि शेषनाग समुद्र में है। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि ये पृथ्वी भी समुद्र में थी। तो फिर समुद्र कहाँ बना हुआ है? क्या वो पृथ्वी पर नहीं है? और फिर किसने समुद्र से पृथ्वी को बाहर निकाला? हमारे ग्रंथ तो ये भी बताते हैं। तो ये सवाल भी आप उठाइए, इन सवालों पर आप मंथन करिए, विचार करिए, विमर्श करिए और देखिए कि क्या वास्तव में आप जो पढ़ रहे हैं, धार्मिक ज्ञान आप जो ले रहे हैं, कि वो वाकई अपडेट है, ये वो क्या वाकई वैज्ञानिक कसौटियों पर खरा उतरता है। तो ज्ञान को विज्ञान द्वारा विकसित की गई कसौटियों पर कसकर देखना, ये वैज्ञानिक चिंतन है, ये वैज्ञानिक नजरिया है।
और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता। बहुत सालों पहले 1956 की आप बात करो तो हम गुणसूत्र कितने मान के चलते थे मानव शरीर में? 48, और आप अभी विज्ञान की किताबों में 46 पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान का ज्ञान तो बदल गया। तो आप कह रहे हैं ना कि विज्ञान का ज्ञान स्थायी नहीं होता, जो रामलाल जी ने भी कहा। ये उदाहरण एक बार फिर से प्रूव करता है, सिद्ध करता है कि वाकई ये स्थायी नहीं होता। आप किसी जमाने में कुछ मान लो। अभी हाल ही में मैंने देखा, अभी कल परसों मैं पढ़ रहा था अखबार में कि जो हमारे शरीर वैज्ञानिक है वो उन्होंने अध्ययन करते हुए गले में एक खास प्रकार की शरीर कोशिकाओं का एक पुंज मिला उनको, और उसमें उन्होंने बताया कि ये गले में एक अलग प्रकार का एक नया अंग की खोज है जिसकी आज दिन तक किसी ने खोज नहीं की थी। तो वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन उनको गले में एक ऐसी ग्रंथियों का पुंज मिला जो चिकनाई बनाने में मदद करता है, और उन्होंने कहा कि ये गले का एक नया अंग है। तो हमारे शरीर का अध्ययन चल रहा है। शरीर के अध्ययन के बारे में अभी तक हम पूर्णतया जानते नहीं है, वो अध्ययन चल रहा है और नई नई खोजें हम कर रहे हैं। तो ये एक चीज है। और आप देखिए कि अभी 2006 तक आप ग्रह कितने मानते थे? 9 ग्रह मान के चलते थे, अब 8 रह गए। क्यों रह गए भाई? हमारे वैज्ञानिकों ने कहा कि जो प्लेटो है वो प्लूटो जो है, प्लूटो ग्रह नहीं है, वो ग्रह की परिभाषा में नहीं आता है। तो प्लूटो को जो है ग्रह से बाहर कर दिया, 9 से 8 रह गए। तो वैज्ञानिक ज्ञान तो बदल गया, जबकि विज्ञान तो 9 ग्रह का दावा करता था। हम तो किताबों में लिखा हुआ है 9 ग्रह हमारे 9, किताबों में बच्चे कविताएं पढ़ रहे हैं और ग्रह 8 हो गए। उन किताबों के ज्ञान को तो हम अपडेट कर देंगे, पर क्या धार्मिक किताबों का ज्ञान कोई अपडेट करेगा? है हिम्मत धार्मिक लोगों में, धार्मिक पुरोधाओं में? करिए अपने ज्ञान को अपडेट। बताइए कि ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है राहु केतु के ग्रसने से नहीं होता, बल्कि इनकी एक स्थितियां, खास खगोलीय घटनाएं जिनका आनंद लेना सीखिए। बताइए पब्लिक को, बच्चों को, सबको इन चीज़ों के बारे में अपडेट कीजिए अपने आप को। तो ये एक चीज़ है। और एक दो अभी हाल ही में हम मान के, एक और घटना मेरे को याद है, अभी हम मान के चलते थे कि जो शुक्राणु है उनकी प्रवृत्ति तैरने की होती है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि नहीं, ये गलत तथ्य है, गलत जानकारी है, शुक्राणु तैरते नहीं है। तो ज्ञान तो बदल गया। तो इसी को वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान जो है वो बदलाव की क्षमता रखता है, और हमारा जो धार्मिक और पौराणिक ज्ञान है, जो मिथक है, वो बदलाव की क्षमता नहीं रखते। वो हजारों साल पहले जो लिखा गया था उसी को मान के चलते हैं। अभी कोरोना काल में भी बहुत लोगों ने प्रचार किया कि आप गाय के गोबर से, गाय मूत्र से कोरोना को ठीक कर सकते हैं। कुरान की फलां आयत का आप जाप करिए, पढ़िए उस आयत को, तो आपका कोरोना दूर हो जाएगा। ऐसे तमाम मिथक हमारे समाज में फैलाए गए, प्रोपेगेंडा किया गया। तो इन सब से उभरना, इनको जांचना परखना, ऐसे तथ्य मत आते हैं, उन मतों को जांचना परखना, और क्या मत है, क्या राय है, और क्या तथ्य है, क्या फैक्ट है, उसे जानना समझना। आप सब जानते हैं मैं एक वकील हूं, और वकील के नाते मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि हमेशा तथ्य पर बिलीव करिए, प्रमाणों पे बिलीव करिए, और उसे जांचने परखने की कोशिश कीजिए। यदि आपके पास, आप ये हमेशा देखिए कि कोई व्यक्ति को भाषण दे रहा है, बात कर रहा है, उसकी बात में, उसके भाषण में, उसके लेखन में कितने तो तथ्य हैं और कितने मत हैं, कितनी उसकी अपनी राय है। उस राय को फिर आप तथ्यों पर कस के देखिए, उस राय को, मत को आप जो है वैज्ञानिक कसौटी पर कस के देखिए। तो विज्ञान में बहुत सारी चीज़ों की बात होती है ना। आप कहते हैं कि घटनाओं का अवलोकन करना, अवलोकन से प्राप्त तथ्यों को इकट्ठा करना, उनका वर्गीकरण करना, उनको सूचीबद्ध करना, उनको दर्ज करना, और फिर उनका विश्लेषण संश्लेषण करना, जांचना परखना। तो ये सारी जो वैज्ञानिक क्षमताएं, वैज्ञानिक कौशल है, ये हमें बच्चों में विकसित करना होगा, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें वैज्ञानिक चिंतन हो। तो एक सवाल अभी मैं बीच में ले लेता हूँ। हमारे हंस जी ने पूछा है कि पढ़े लिखे लोग भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते, इसकी क्या वजह है? बहुत वाजिब सवाल है ये सवाल इतना वाजिब है आप आज के संदर्भों में, परिस्थितियों में, कि आज हमारे जो बहुत पढ़े लिखे, इसके 2-3 कारण हैं हंस जी। कि पहले तो जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते, क्या उनको आप पढ़ा लिखा कहेंगे? क्या उनको आप शिक्षित कहेंगे? तो देखिए, ये सवाल बहुत उठता रहता है कि शिक्षित होना और क्वालिफाइड होना, क्वालिफिकेशन
और एजुकेशन, इन दोनों में आपको फर्क समझना पड़ेगा। हम शिक्षित तो बहुत है, डिग्रियां बहुत ले लेते हैं, हम बहुत सारी बड़ी बड़े डिग्रियां लेकर के ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि मैं देखिए कितना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आप क्वालिफाइड कितने, आप योग्यता कितनी है आपके अंदर, ये आपको देखना होगा। ठीक है, तो पढ़ा लिखा होने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि उसके अंदर वैज्ञानिक नजरिए का भी विकास होगा। आप देखिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो है सुबह शाम अपना इलाज करने से पहले अगरबत्तियाँ धूप बत्तियाँ करके जाते हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक, आपने चूंकि सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि हमारा जो नासा है, इसरो है, उसके वैज्ञानिक तक जो है तिरुपति जाते हैं, वहाँ पर हमारे मॉडल चढ़ाते हैं और उसकी सफलता की कामना करते हैं। अभी चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण के दौरान आपने देखा होगा कि हमारे इसरो प्रमुख तक तिरुपति बालाजी पर जाकर के कामनाएं कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। वो दिगर बात है कि उनका जो चंद्रयान 2 का मिशन असफल फिर भी हो जाता है, वो अलग स्थितियां हैं। लेकिन हम देखें तो मैं यह कहना ये चाहता हूं कि देखिए आप जो है ना, आप एक वैज्ञानिक या पढ़ा लिखा व्यक्ति पाखंडी हो सकता है, अंधविश्वासी हो सकता है, लेकिन विज्ञान अंधविश्वासी नहीं हो सकता। इस तथ्य को आप समझिए। विज्ञान जो है पाखंडी नहीं हो सकता, विज्ञान अंधविश्वासी नहीं हो सकता, वैज्ञानिक अंधविश्वासी हो सकता है। ये तथ्य हमें समझने की कोशिश करने की जरूरत है। जो हो रहा आप दिख रहे हैं, इसरो के प्रमुख वगैरह को, इनको आप देख रहे हैं, वैज्ञानिक पाखंडी हो सकते हैं, डॉक्टर पाखंडी हो सकते हैं, ये, लेकिन विज्ञान कभी भी पाखंडी नहीं हो सकता। विज्ञान का ज्ञान जो है उसे आपको जांचना परखने की वो हमेशा बात करता है। विज्ञान जो है अपनी बात तथ्यों के साथ सिद्ध करता है, प्रमाणों के साथ सिद्ध करता है। तो विज्ञान इस तरह की फालतू बातों पे विश्वास नहीं करता, वो हर एक चीज को परखता है, परिकल्पनाएं निर्माण करता है, उन परिकल्पनाओं की जांच करता है, फिर उनसे प्राप्त तथ्यों को समझता है और उनमें भी हमेशा परिवर्तन की बात करता है। तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश में पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, वो चाहे ज्योतिषी लोग हो। यदि मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उसके पिताजी टीचर हैं और मेरा मतलब अच्छा समय था कि मैं उनके पास पढ़ा, लेकिन वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी, अपने आप को बहुत बड़ा ज्योतिषी मानते हैं। और हम जब पढ़ते थे तो हमारे को देख करके बता दिया करते थे कि तू कितना पढ़ेगा, तू कितना आगे जाएगा। वो बच्चों पे अपना ज्ञान चलाते रहते थे। लेकिन आज भी मैं उनको, यदि वो ये लाइव सेशन सुन रहे तो मैं कहना चाहता हूँ मैं बहुत पढ़ गया हूँ। वो मेरे बारे में कहा करते थे तुम हथौड़ा पकड़ोगे। मैं एक सुनार जाति और सुनार परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे को हमेशा वो यही कहते थे कि आप हथौड़ा पकड़ोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन गुरुजी को कहना चाहता हूँ कि आपकी भविष्यवाणी तो गलत साबित हो गई गुरुजी। मैं तो हथौड़े से बहुत आगे निकल गया, हथौड़े से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। हालांकि हथौड़ा पकड़ना भी बुरा नहीं है, वो भी एक स्किल है, कौशल है, काम करना। तो मैं तो बहुत आगे निकल गया उस स्थिति से। और फिर अभी उन गुरुजी ने क्या किया कि उनके पास खूब सारी जमीन थी, पैसा था, तो उन्होंने, उनके एक ही पुत्र है, वो उसके नाम कर दिया। और अभी जब वो बहुत वृद्धावस्था में गुजर रहे हैं तो वो पुत्र ने सारी जमीन और संपत्ति पे कब्जा कर लिया। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैंने गुरुजी आपका ज्योतिष का ज्ञान कहाँ गया? आप तो बहुत भविष्य वक्ता थे ना, आपको तो पता होना चाहिए था कि यदि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपका बेटा ये सब संपत्ति हड़प जाएगा और बुढ़ापे में आपको परेशान करेगा, आपकी पेंशन तक छीनने की कोशिश करेगा। तो आप ज्योतिषी होकर के अपने बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, आप अपना ज्ञान नहीं जान सकते अपने बारे में कुछ, और दूसरों के बारे में आप भविष्यवाणियां कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो वास्तुशास्त्र है, ये सब आपके क्या विज्ञान की कसौटियों पर खरे उतरते हैं? आजकल एक नया प्रचलन चला है हमारे यहाँ पर, हर एक चीज को वैज्ञानिक बता देना। तो और भी खतरा है हमको जांचने परखने का कि आप हर एक चीज को विज्ञान का चोला पहनाने की कोशिश करते हैं। तो आप में वैज्ञानिक नजरिए का, वैज्ञानिक चिंतन का विकास और जरूरी हो गया है आज की समय और परिस्थितियों को देखते हुए। तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश की। और वैज्ञानिक ज्ञान स्थान होता है कि नहीं होता है ये चीज। तो एक चीज और अंत में हम ये समझते हैं, आपके सवालों को मैं साथ साथ लेता जा रहा हूँ हंस जी, और भी साथी यदि उनका कोई सवाल टिप्पणी हो तो वो बताएं। हम कब कहेंगे कि हमारे अंदर वैज्ञानिक नजरिए का विकास हो गया, वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो गया? तो आप देखें कि बहुत सारे ऐसे
जो कथन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ये कहता है कि साहब जो एक गाय जो है वो श्वास क्रिया में ऑक्सीजन ही छोड़ती है, तो आप उसे परखिए, जांचिए, मानिए मत ना उस तथ्य को, प्रयोग कर लीजिए। आप एक पॉलीथीन लीजिए, उस पॉलीथीन में चूने का पानी भरिए और चूने का पानी भर के, तो मैं ये कह रहा था, व्यवधान हुआ बीच में थोड़ा सा कॉल आने से, तो मैं ये कह रहा था कि आप एक पॉलीथीन में चूने का पानी भरिए, 2 सेकंड के लिए उस गाय के मुंह पर, जहाँ उसकी श्वसन का नाक वगैरह सब कवर हो जाए, वहाँ लगा के देखिए, वो यदि श्वास जब लेगी तो आपके उस चूने के पानी का प्रभाव देखिए वो कैसा हो जाता है, अवलोकन करिए, वो दूधिया हो जाता है उसका रंग, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ रही है। तो आप करके देख लीजिए ना, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप अपने आसपास देख लीजिए। तो आपको ये यदि करना आ गया, चीज़ों को वैज्ञानिक विज्ञान की विकसित की हुई कसौटियों पर कसना देखना आ गया, तो आप कह सकते हैं कि आप में वैज्ञानिक नजरिए का विकास हो रहा है, आप वैज्ञानिक चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, जैसे कुछ कोई ये कहे कि साहब वैज्ञानिक ज्ञान शाश्वत और स्थायी होता है, तो आप परखिए। आपको भी मैंने 2-3 उदाहरण दिए कि आपके गुणसूत्रों की संख्या बदल गई, 48 से 46 हो गई वैज्ञानिक ज्ञान में। आपके ग्रह की संख्या बदल गई, जो 9 माने जाते थे कभी अब 8 माने जाने लगे हैं। तो इस तरह की चीजों से आप ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नहीं भाई, वैज्ञानिक ज्ञान तो स्थायी नहीं होता, ये तो बदलता रहता है, समय के साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है। कोई भी वैज्ञानिक या विज्ञान अपने ज्ञान का 100% सत्य होने का दावा नहीं करता। यदि वो दावा करने लगे तो धार्मिक ग्रंथों में, पौराणिक ज्ञान में, आपके मिथकों में और विज्ञान में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो विज्ञान कभी भी ये दावा नहीं करता, वो लगभग सत्यता की बात करता है और अपने सिद्धांतों को लगातार परखता रहता है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे पुस्तकों में इस तरह के पाठ जो है हटाने की रणनीति बन रही है, जो बच्चों को वैज्ञानिक चिंतन की तरफ ले जाते हैं। डार्विन की थ्योरी को विज्ञान के किताबों से हटाने पर मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है, और उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि हम में से तो किसी ने भी बंदरों से इंसान को विकसित होते हुए नहीं देखा। तो आप देखिए कि फिर ज्ञान क्या ला रहे हो आप क्या पढ़ाना चाहते हो पाठ्य पुस्तकों में बच्चों को। तो ये भी एक रणनीति है सोची समझी उन लोगों की जो वैज्ञानिक ज्ञान का कत्ल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी सत्ताएं हमेशा शाश्वत बनी रहे, हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। तो वो सबसे पहला काम करते हैं वैज्ञानिक चिंतन को खत्म करने का, और इसीलिए वैज्ञानिक चिंतन की बात करने वाले लोगों पर हमले होते हैं, वैज्ञानिक चिंतन की बात करने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, उनको निशाना बनाया जाता है। और जो सबसे पहले हमारे देश में वैज्ञानिक चिंतन की बात करने वाला था, उस व्यक्ति को तो बहुत गंभीर रूप से टारगेट किया जाता है। आप सब जानते हैं राजनीति में, मेरा तो किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी चूंकि एक व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक नजरिए की सबसे पहले बात की हमारे देश में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1946 में, उसे आप निशाना बना रहे हैं अपने हर भाषण में, अपनी हर तकरीर में। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसने वैज्ञानिक चिंतन की भी बात की थी। तो क्योंकि वैज्ञानिक चिंतन को धराशायी करना है, क्यों करना है? इसके पीछे स्वार्थ होते हैं, राजनीतिज्ञों के अपने लक्ष्य होते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनकी सत्ताएं शाश्वत बनी रहें, हमेशा के लिए बनी, और वो तभी बनी रह सकती है जब आप सोचना समझना बंद कर देंगे, जनता सोचना समझना बंद कर देगी। तो मुझे एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी हमारे पास समय है 15 मिनट का। तो हमारी जनता बहुत जागरूक है। मैंने ये देखा कि हमारी जो जनता है वो भले ही पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन उनमें वैज्ञानिक चिंतन के कौशल है। उनके पास जानकारियों की कमी हो सकती है, तो जानकारियां आप दीजिए। आप आज एक किसान को खेती के बारे में जानकारी दे रहे हो, वो उन्नत वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर रहा कि नहीं कर रहा है? उसने पुराने तरीके छोड़ दिए, वो नए तरीके अपना रहा। तो हमारा किसान जागरूक हुआ कि नहीं हुआ? हमारा एक मजदूर, एक कारीगर, एक बिल्डिंग बनाने वाला ठेकेदार पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब उसे जानकारी मिलती है कि नए तरीकों से कैसे मकान बनाया जा सकता है, कैसे बिल्डिंग बनाई जा सकती है, कैसे भूकंप प्रतिरोधी बिल्डिंग को खड़ा किया जा सकता है, वो खड़ा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसे ज्ञान मिला, जानकारी मिली, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। अभी लेटेस्ट कोरोना काल में बहुत सारे बाबाओं ने ये प्रचार किया कि आप गाय का मूत्र से स्नान करिए, गोबर से स्नान करिए। जनता ने नकार दिया उनको, जनता ने कहा गलत बोलते हो तुम, और उन्होंने उन वैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार किया। उन्होंने मास्क लगाना शुरू किया, पब्लिक ने,
उनको समझ आया कि कोरोना से मास्क द्वारा ही बचा जा सकता है। उन्होंने गौमूत्र से हाथ नहीं धोए, उन्होंने साबुन से हाथ धोना शुरू किया। और अभी भी हम बहुत सारे गाँव में बच्चों के साथ काम करते हैं, विलेजर्स के साथ काम करते हैं, समुदाय के साथ काम करते हैं, और हम उन गाँवों में पाते हैं कि वो सारे के सारे गाँववासी साबुन से हाथ धो रहे। मैंने एक को भी नहीं देखा कि जाकर वो गौमूत्र से हाथ धो रहा हो। मैंने एक को भी नहीं देखा कि वो गौमूत्र से स्नान कर रहा हो। मैंने एक को भी नहीं देखा कि वो गोबर का लेप कर रहा हो, स्नान कर रहा हो। बाबा बोल रहे तो बोलने दो, नेता बोल रहे तो बोलने दो, हमारी जनता तो समझदार होती जा रही है। आप उसे जानकारियां दीजिए ना। उसने इन सब चीज़ों को नकार दिया, और इस 4000 साल के इतिहास में पहली बार हमारी जनता ने हमारे सारे धार्मिक स्थलों पर ताले लगा दिए, उनको सबको घर में रख दिया, बंद कर दिया कोरोना की वजह से। तो आप देखिए जनता कितनी समझदार है। तो ये चीजें जो जनता कर रही है, जनता के ज्ञान पर हमें भरोसा करना चाहिए। जनता को, हमारी आवाम को हमें जो है नई नई जानकारियां उपलब्ध करानी चाहिए। शिक्षा तो देना जरूरी है ही है, और जो वैज्ञानिक चिंतन में जो सबसे बड़े बाधक है उसमें अशिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अशिक्षा है, गरीबी है, आपका जो सशक्तिकरण है, खासकर महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो करना बहुत जरूरी है। उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा यदि हम चाहते हैं कि सब जनता में, पब्लिक में वैज्ञानिक चिंतन का विकास हो। और सबसे बड़ी ज़्यादा जरूरत है हमारी शिक्षा को बदलने की, क्योंकि शिक्षा का बहुत संबंध है वैज्ञानिक चिंतन से। शिक्षकों के नज़रिए में बदलाव लाने की बहुत महती जरूरत है। मुझे हमेशा लगता है, मैं 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मेरा संबंध हमेशा शिक्षकों से रहा है, बच्चों से रहा है। मैं हमेशा शिक्षकों के साथ काम करता रहा इन 25 सालों में, और बहुत सारे प्रशिक्षण मैंने स्टेट लेवल पर, राज्य लेवल, जिला लेवल पर, विलेज लेवल पर, गांव लेवल पर किए। और वहाँ मुझे हमेशा ये ज़रूरत महसूस होती रही कि हमारे शिक्षकों को अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़रूरत है। आप राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठिए, आप छोड़िए ये राजनीतिक द्वेषताएं। जब तक आप इन द्वेषता में फंसे रहेंगे, आप वैज्ञानिक चिंतन की तरफ नहीं जाएंगे। कोई राजनीतिक दल आपके काम नहीं आने वाला। यदि आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है तो आपका चिंतन, आपकी सोच आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। तो आप उस पर सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। आप किताबें लिखने में शामिल होइए, आप अपने ज्ञान, अपनी दृष्टि को उन किताबों में लाइए। और यदि उन किताबों में कोई गलत तथ्य, गलत जानकारी, गलत बात लिखी हुई है तो आप उस पर सवाल करिए, बच्चों को भी सवाल उठाने दीजिए। बिल्कुल ना, आपको करने दीजिए ना। यदि कोई राजनीतिक दल ये हिमाकत करता है कि वो गलत ज्ञान, गलत जानकारियां किताबों में परोस रहा है, तो परोसने दीजिए। आप बच्चों को उस लायक बना दीजिए, आप खुद उस लायक बन जाइए कि आप उन पर मनन कर सके, उन पर चिंतन कर सके। हमारे बहुत सारे शिक्षाविद तो ये भी कह रहे हैं कि स्कूलों में धर्म का ज्ञान शुरू करिए, लेकिन इस बात के साथ कि बच्चों को सवाल उठाने की आज़ादी दीजिए धर्मों के ऊपर। सभी धर्मों को पढ़ाइए आप, बच्चों को चुनने की आज़ादी दीजिए, बच्चों को सवाल उठाने की आज़ादी दीजिए। जैसे मैंने भी 1-2 उदाहरण दिए। जो बच्चा पूछ रहा था कि यदि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है तो शेषनाग कहाँ टिका है, और फिर समुद्र कहाँ बना है, यदि पृथ्वी समुद्र के अंदर थी तो समुद्र कहाँ बना है। तो ऐसे सवाल उठाने दीजिए बच्चों को। यदि कोई ये दावा करता है कि इस आसमान को फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है तो सवाल उठाने दीजिए बच्चों को। यदि कोई ये दावा करता है, कोई ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, कि ये पृथ्वी चपटी है, तो बच्चों को पूछने दीजिए, सिद्ध करने दीजिए। तो बच्चे तो मान लेंगे इन चीज़ों को, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कसेंगे, कसौटी पर कस के देखेंगे, तो उनका तो अपना ज्ञान विकसित हो जाएगा। वो मानेंगे कि नहीं, ये गलत ज्ञान है जो दिया जा रहा है हमको। पर क्या हमारे यहाँ बच्चों को सवाल करने के मौके हैं? क्या हम बड़े शिक्षक के तौर पे सवाल कर पाते हैं? ये हमें देखना होगा। सवाल करने की कितनी आज़ादी है, विश्लेषण करने की कितनी आज़ादी है, हमारे पास आसपास का जो माहौल है वो कैसा है। रामलाल जी ने एक बात लिखी है कि लेकिन कई सारी चीज़ों को हम करके नहीं देख सकते, उसका क्या करें। तो भाई उन पे सवाल करिए ना, आप परख क्यों नहीं करके देख सकते। मान लीजिए ऐसी कई सारी चीज़ें जिनको आप, उनके बारे में आप लोगों के अनुभव सुनिए, उन अनुभवों से जानने समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों ने अच्छी किताबें लिखी, उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए। और ऐसे मतलब मुझे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जिन्हें आप करके देख सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने रखी जाती है, जिस पे आपको डाउट है, शक है, शंका है, उसे आप परख सकते हैं।
तो मैं प्रशिक्षणों में बदलाव की बात कर रहा था, मैं शिक्षा में बदलाव की बात कर रहा था, मैं शिक्षकों के नज़रिए में बदलाव की बात कर रहा था। आप देखिए, एक भौतिक विज्ञान का शिक्षक ये अच्छी तरह जानता है कि पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता न पैदा किया जा सकता, लेकिन वहीं एक मदारी आकर के आपको जब सिक्के बना बना के बताता तो आप बड़े उस पर विश्वास कर लेते हैं। आप ये परखने की कोशिश नहीं करते कि उसके पीछे वो किस विज्ञान को काम में ले रहा है, या वो क्या आपके साथ सिर्फ नज़र का धोखा है। तो ये चीज़ें हैं। तो आपके जो विज्ञान की स्थितियाँ हमारे स्कूलों में क्या है, आप देखिए प्रयोग के सारे निष्कर्ष पुस्तकों में दे दिए जाते हैं, तो प्रयोग कहाँ से करके देखेंगे बच्चे। तो रामलाल जी, आप जो कह रहे हो कि करके देखने की तो स्थितियाँ ही पैदा नहीं होने दी जाती। एक निष्कर्ष पढ़ लो, सीखने के बिंदु, निष्कर्ष के बिंदु सारी किताबों में, विज्ञान की किताबों में आपको मिलेंगे। मैं पढ़ता था तब से लेकर आज तक वो वही हाल है। तो पाठ्य पुस्तकों को बदलने की जरूरत है। जब प्रयोग के निष्कर्ष आपने किताब में दे दिए तो कोई बच्चा जहमत क्यों करेगा प्रयोग करने की, और मैं भी क्यों करूंगा, लिखा हुआ है ना सब कुछ। तो आप प्रयोग करने दीजिए, बच्चों को सीखने दीजिए, बच्चों को सवाल उठाने दीजिए। और ये जो द्वंद्व चलता है, जैसे मैं मेरी बेटी को बताता हूँ कि बेटा कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड नहीं है। ये धरती दुनिया को गॉड ईश्वर अल्लाह ने नहीं बनाया, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। सूरज, चांद, पृथ्वी ये स्वतः बने हैं। जो चीज़ें अपने आप बनती हैं उन्हें हम प्राकृतिक बोलते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है उन्हें हम कृत्रिम बोलते हैं। तो सूर्य, चांद, पृथ्वी ये स्वतः एक प्रक्रिया के तहत पूरा हमारा जो बिग बैंग थ्योरी है, मैं कभी तुम्हें बताऊंगा बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो ये चीजें आप बच्चों को इस तरह से बताइए। बच्चों को ये मत बताइए कि नहीं हम सब दुनिया को अल्लाह, ईश्वर, गॉड ने बनाया। तो आप वैज्ञानिक चिंतन का मर्डर कर रहे हैं भाई। बच्चों को सोचने समझने का अवसर नहीं दे रहे हैं, आप उसे खत्म कर रहे हैं। हर चीज को आप यहाँ आके रोक देंगे तो बच्चे चिंतन नहीं कर पाएंगे, मनन नहीं कर पाएंगे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और ऐसे कुछ कथन आपको एक दो पढ़ के बताता हूँ। जैसे यदि आपको कोई कहे कि गाय श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ती है तो आप क्या करेंगे? आप परखेंगे, प्रयोग करेंगे, अवलोकन करेंगे, तथ्य जुटाएंगे। जो मैंने अभी आपको एक प्रयोग बताया। आपको यदि कोई ये कहे कि वैज्ञानिक ज्ञान शाश्वत और स्थायी होता है तो आप उसकी भी जांच परख करेंगे और देखेंगे कि नहीं ये तो नहीं होता है, तो सत्य नहीं पाया गया। आपको कोई कहता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु 40 साल के शासन के बाद 232 BC में हुई थी, इस कथन को परखने के लिए आप, हालांकि हिस्ट्री का कथन है पर वहां भी विज्ञान है, आप जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको भी वैज्ञानिक कसौटियों पे कसिए। आप उस समय के शिलालेख देखेंगे, पुरातात्विक विभाग से संपर्क करेंगे, उन जानकारियों को इकट्ठा करके उस तथ्य की जांच करने की कोशिश करेंगे कि ये सत्य था कि नहीं था, इस तरह की चीजें ठीक नहीं थी। तो इतिहास में भी आप वैज्ञानिक नजरिए से चीजों को देखिए। ये सभी विषयों में लागू होती है वैज्ञानिक दृष्टि, वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक नजरिया। तो साथियों, ये जो मैंने अभी तक की पूरी बात आपको बताई है, बात की है, क्योंकि समय होने वाला है और मैं इसको एक बार थोड़ा सा राउंड अप कर देता हूँ पूरी चर्चा को, कि हमने बात की वैज्ञानिक चिंतन क्या है, वैज्ञानिक नजरिया क्या होता है, इसका कैसे हम विकास करें, और वैज्ञानिक नजरिए की शुरुआत कैसे हमारे देश में हुई और अभी वर्तमान परिदृश्य में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है इस पर चिंतन और मंथन करने की, विचार विमर्श करने की। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सब खूब पढ़िए, लिखिए, चिंतन करिए, मनन करिए। हमारा जो ये शैक्षिक सरोकार मंच है, इस पे हम वैज्ञानिक चिंतन की बात करते हैं, शिक्षा में वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने की बात करते हैं, बदलावों की बात करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आर्टिकल, लेख, आलेख, विचार आपको जानने समझने को मिलेंगे। उस मंच की अपनी एक गरिमा है। उसके लाइव सत्र होते हैं हर सप्ताह, और हमने जो लाइव सत्र किए हैं अभी तक, ये 24वीं लाइव श्रृंखला है साप्ताहिक हमारी, आगे भी ये जारी रहेगी, आप सबका सहयोग रहा तो। और यहाँ पर अब तक बहुत सारे विद्वान शिक्षा से जुड़े हुए आए, खासकर हृदयकांत दीवान हमें गणित में जानकारी देकर गए, राजा राम भादु हमें शिक्षा और विद्यालयों के संबंधों पर, लोकतंत्र में शिक्षा के महत्व पर बातचीत करके गए। और ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे जो यहाँ पर आए, राघवेंद्र प्रपन्न है, रितु बाला है, स्मृति है, संदीप मील है, और प्रदीप है, संदीप तिर्की है, ऐसे बहुत सारे, हंस जी है जो खुद यहाँ पर सेशन करके गए हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त जिनके मैं अभी नाम नहीं ले पा रहा हूँ। पूर्णिमा जी हमारे साथ जुड़ी है, सुमन केसरी जी हमारे साथ जुड़ी है। ऐसे ऐसे शिक्षा में काम करने वाले महारथी लोग हमारे साथ यहाँ पर इस मंच पर आए हैं, जिन्होंने हमें वैज्ञानिक चेतना की तरफ ले जाने के साथ साथ शिक्षा और इन सब चीज़ों को देखने का एक नजरिया दिया, एक नई दृष्टि दी।
और उम्मीद है आगे भी हम ऐसे लोगों को इस मंच पर बुलाते रहेंगे, आमंत्रित करते रहेंगे और वो लोग हमें सहयोग करते रहेंगे। ये जितने भी नाम मैंने बोले हैं सब शैक्षिक सरोकार मंच से जुड़े हुए लोग हैं, उसके एडमिन हैं, उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसको बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और इसी तरह हमारा एक और ग्रुप है फेसबुक पर जो है एथिस्ट वर्ल्ड, नास्तिक दुनिया, उसको भी आप पढ़िए समझिए। वहाँ पर भी हम बहुत वैज्ञानिक नज़रिए से, वैज्ञानिक तरीके से सभी धर्मों के पाखंडों की, अंधविश्वासों की व्याख्या करते हैं, बिना किसी से डरे हुए, बिना किसी से खौफ खाए हुए, बेखौफ होकर। क्योंकि वैज्ञानिक नजरिए वाला व्यक्ति वही है जो बेखौफ होकर के चिंतन करें, बेखौफ होकर के अपनी बात रखने की हिम्मत रखे, उसी को आप वैज्ञानिक चिंतन वाला व्यक्ति बोल सकते हैं। तो बेखौफ होइए, निडर होइए, वैज्ञानिक चिंतन को और वैज्ञानिक नजरिए को अपने जीवन में शामिल कीजिए और अपने जीवन का हिस्सा बनाइए इसको। अपने घर परिवार को आप नहीं बदल सकते तो आप देश दुनिया को बदलिए। आपका घर परिवार देश दुनिया के साथ स्वतः बदल जाएगा। निश्चित रूप से हमारे परिवार में ऐसे मेंबर होते हैं जिनको बदलना आपके लिए मुश्किल है, उन्हें मैं बदल सकता हूँ। मेरे परिवार में ऐसे बहुत मेंबर होते हैं जिन्हें बदलना मेरे लिए मुश्किल है, उन्हें आप बदल सकते हैं आके। और वो जब हम देश दुनिया को बदलेंगे तो वो स्वतः उनको बदलना होगा। तो ये चिंता मत करिए कि आपका परिवार क्या सोचता है, आपके पिताजी क्या सोचते थे, आपकी माताजी क्या सोचती है, आपकी पत्नी क्या सोचती है। आप अपने में वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक नजरिए का विकास करिए, आप देश दुनिया को बदलिए, आपका परिवार उस देश दुनिया के साथ स्वतः बदल जाएगा। नमस्कार, शुक्रिया उन सभी साथियों का जो इस संवाद से जुड़े। उम्मीद है आपके समय का मैं ठीक से उपयोग कर पाया हूँ। आपने जो समय दिया है यहाँ पर इस चर्चा, इस संवाद को सुनने के लिए, तो शायद आपको कुछ नई बातें यहाँ पर जानने को मिली होंगी मेरे संवाद से। और आपकी राय, आपकी टिप्पणियाँ और इस संवाद को और कैसे आगे बेहतर बनाया जा सकता है, उन सब का स्वागत है। और एक बार और अंत में बोलूँगा कि हमेशा राय और मत में फर्क करना सीखिए। आज जो प्रिंट मीडिया है, टीवी चैनल है, वो आपको भ्रमित करेंगे। जो विज्ञापन है, जो बाजार है, जो धार्मिक मिथक है, जो आडंबर है, जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो धारणाएं हैं, उन सबको आप विज्ञान की कसौटियों पर कसते रहिए। और जो राय मत होते हैं और जो तथ्य होते हैं, जो प्रमाण होते हैं, जिसको परखने में हम वकील लोग बहुत महारत हासिल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वकील पाखंडी नहीं होते, है ना। बहुत सारे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, ये सब आपको अंधविश्वासी मिल सकते हैं, पाखंडी हो सकते हैं, उनसे मत सीखिए। विज्ञान पाखंडी नहीं होता, बस ये ध्यान रखिए। विज्ञान कभी भी जो है अंधविश्वासी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आपने समय दिया एक बार, उसके लिए फिर थैंक यू सभी का।